नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 इतिहास के एक चैप्टर है। वर्ग 10 का इतिहास का एक चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ और इसमें से हम आपके लिए लेके आए हैं सभी वर्गों के सभी विषयों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो जानते हैं कि जो आपका वर्ग 10 का इतिहास का बुक है उसका एक चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे पहले का चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का वीडियो अपलोड है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग 10 का एक चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद से पाठ से लिया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद का पहला प्रयोग जो है कि कब किया गया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको परीक्षा में कुछ क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक को भी आप अच्छे तरह से देख लीजिएगा। ये चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। तो समाजवाद, तो यहाँ पर देख लीजिए कि समाजवाद का पहला प्रयोग 1827 में हुआ था। यानी कि समाजवाद का पहला प्रयोग 1887 में हुआ था। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक समानता। यानी कि समाजवाद का पहला प्रयोग 1827 में हुआ था और इसका उद्देश्य था क्या कि सामाजिक और आर्थिक समानता। यहाँ पर देख लीजिए कहता है समाजवादी का मानना है कि उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर समस्त समाज के लिए हो। मतलब कि समाजवाद का प्रयोग जब 1827 में हुआ तो उनका एकमात्र उद्देश्य था समाज में जो आर्थिक समानता है उसको बनाए रखना। समाजवादी का मानना था कि उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर समस्त समाज के लिए वो लाभ हो। यानी वो कहते थे इसमें उत्पादन के साधन एवं पूंजी पर राज्य का नियंत्रण होता है। यानी कि इसमें उत्पादन और जो पूंजी होता है उसमें राज्य का नियंत्रण होता है। अब पूछेगा आपसे कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर समाजवादियों का मानना था कि जो लाभ हो वो समस्त समाज के लिए हो। यानी समाजवाद का पहला प्रयोग 1827 में हुआ था और इसका सिर्फ एक उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक समानता। समाजवादियों का मानना था कि ये निजी लाभ न होकर समस्त समाज के लिए इसका लाभ हो एवं उत्पादन के साधन एवं पूंजी पर राज्य का नियंत्रण हो। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा कहता है समाजवाद। यहाँ पर देख लीजिए स्वप्नदर्शी समाजवाद, यूरोपियन समाजवाद या कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद। और यहाँ पर देख लीजिए साम्यवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। तो यहाँ पर देख लीजिए नंबर 1 ऑप्शन प्रमुख चिंतक सेठ साइमन, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्लो, रॉबर्ट ओवन वर्ग समन्वय की बात करते हैं। यानी ये वर्ग समन्वय की बात करते हैं। स्वप्नदर्शी समाजवादी थे ये, यूरोपियन समाजवादी थे ये, कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी थे ये। और इसका चिंतक जो प्रतिपादक चिंतक कार्ल मार्क्स का काल था 1818 से 1883 तक। इसके बाद इंग्लैंड में देखिए, इंग्लैंड में समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवेन थे। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन था। तो यहाँ पर इतना आप समझ गए होइएगा। दूसरी तरफ देख लीजिए कि जो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे वो कार्ल मार्क्स थे, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक था और उनका जो प्रभाव जो था वो आपको रूस में मैक्सवेल हीगेल का था। और कार्ल मार्क्स और इंग्लिश ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। पुस्तक उनका प्रमुख पुस्तक था दास कैपिटल। कथन था श्रमिक के सिवाय उनकी बेड़ियों में कुछ भी खोजने के लिए नहीं है, दुनिया के श्रमिक एक हो। उनका मुख्य बात था, कहे थे वो कि श्रमिक को सिवाय उनकी बेड़ियों के कुछ भी खोने के लिए नहीं है। श्रमिक
के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और उनका एक नारा था कि दुनिया के श्रमिक एक हो, मान्यता मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उनका मानना था कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास जो थे, इतिहास की आर्थिक व्याख्या की उन्होंने, इतिहास की आर्थिक व्याख्या की। ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और राज्य विलुप्त हो जाएंगे। उनका मानना था कि अब इतिहास में जो अंत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी और राज्य विलुप्त हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो है मार्क्सवाद का प्रसार, मार्क्सवाद का जो है कि प्रसार जो है लंदन में 1864 में मार्क्स के प्रयास के प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुआ। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ, तो 1864 लंदन में। इस सम्मेलन में जो था, ये वाला जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में नारा दिया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। लंदन में 1864 में मार्क्स के प्रभाव से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुआ और इस सम्मेलन में जो है एक नारा दिया गया, वो अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इसके बाद देख लीजिए आगे, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 में पेरिस में। इस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस घोषित किया गया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो हमारा सही आंसर 1 मई जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे जानते हैं हमारा आगे। इसके बाद कहता है कि इसमें रूस की क्रांति, रूस में 2 क्रांति हुआ। सबसे पहले 1905 की क्रांति जो जारशाही का अंत नहीं हुआ, और 1917 की क्रांति। यहाँ पर देख लीजिए, फरवरी क्रांति मौसविक क्रांति परिणाम स्वरूप जारशाही का अंत हो गया यहाँ पर। इसके बाद देख लीजिए, अक्टूबर की क्रांति ब्लेस्विक क्रांति परिणाम स्वरूप सत्ता ब्लेस्विक के हाथ में आया। तो 1917 की ब्लेस्विक क्रांति के कारण जानते हैं। वहाँ पर देख लीजिए 1917 की ब्लेस्विक क्रांति के कारण जो रूस में हुआ था, तो इसका राजनीतिक कारण देख लीजिए। सबसे पहले राजनीतिक कारण देखते हैं। नंबर 1, निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था था कहाँ, रूस में, ब्लेस्विक क्रांति के कारण। राजनीतिक कारण नंबर 1, निरंकुश एवं अत्याचारी शासक। नंबर 2, रूसीकरण की नीति। नंबर 3, राजनीतिक दलों का उदय। नंबर 4, नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। और नंबर 5, 1905 की क्रांति का प्रभाव। 9 जनवरी खूनी रविवार या लाल रविवार। नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नंबर 7, यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय और जरीना की भूमिका। क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय ही जार था। जरीना एक बदनाम पादरी और रास्पुटिन के प्रभाव में था। सामाजिक कारण देख लेते हैं। सामाजिक कारण में किसान मजदूर की दयनीय स्थिति एवं उनका विद्रोह, सुधार आंदोलन। धार्मिक कारण में देख लीजिए, स्वतंत्रता की कमी, ये सब ब्लेस्विक क्रांति के कारण थे। आर्थिक कारण को देख लीजिए, आर्थिक कारण में था दुर्बल आर्थिक स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या। इसके बाद देख लीजिए बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण में क्या था, रूस में बौद्धिक जागरण, वार एंड पीस टॉलस्टॉय ने रचा था। फादर एंड सन्स तुर्गनेव और माँ मैक्सिम गोर्की। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि वार एंड पीस किसकी रचना थी, तो टॉलस्टॉय बिल्कुल सही हो जाएगा। फादर एंड सन्स किसकी रचना थी, तो तुर्गवेल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद पूछेगा कि माँ जो है किसकी रचना थी, तो मैक्सिम गोर्की की रचना थी। चलिए आगे जानते हैं।
यहाँ पर देख लीजिए कि वैश्विक क्रांति के महत्व, वैश्विक क्रांति के क्या महत्व थे। तो विश्व की प्रथम सर्वहारा वर्ग की क्रांति, प्रथम साम्यवादी सरकार के रूप में स्थापना क्रांति के परिणाम से जो हुआ था। रूस का प्रभाव, रूस पर का प्रभाव जो है कि क्या हुआ, इस पर नज़र डालते हैं। तो स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत हुआ, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक की स्थापना हुआ, नई प्रशासन व्यवस्था की स्थापना हुआ, नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हुई, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुआ और रूसीकरण की नीति का परित्याग हुआ। यहाँ पर रूस पर इस क्रांति का जो प्रभाव पड़ा और इस क्रांति का विश्व पर जो प्रभाव पड़ा उस पर एक नज़र डालते हैं। पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार का प्रयास, सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि, साम्यवादी सरकार की स्थापना, अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन, साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया तेज और नया शक्ति संतुलन। तो ये विश्व पर इसका प्रभाव जो है आपको पड़ा। इसके बाद लेनिक के बारे में जानते हैं। लेनिक पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिक, जन्म 10 अप्रैल 1870 को सिम्ब्रस्क ग्राम में, बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता। इसके बाद ये टास्की के सहयोग से करंस्की की सरकार का तख्ता पलट किया। करंस्की ने मेन्शेविक दल का जो नेता था। अप्रैल 30 में लेनिक ने वैश्विक दल के उद्देश्य एवं कार्यक्रम निश्चित किए और जिनमें भूमि, शांति और रोटी की व्यवस्था करना प्रमुख था। लेनिक के कार्य अतिरिक्त व्यवस्था, लेनिक ने जो कार्य किया था उसके अतिरिक्त व्यवस्था। रूस की युद्ध की समाप्ति हुई। रूस और जर्मनी के बीच 1918 में ब्रेस्टविक की संधि हुआ। अब ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि कब हुआ, तो 1918 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद नंबर 2 में देखिए, प्रतिक्रांति का दमन। लेनिक ने चेका नामक विशेष दस्ता का गठन किया। चेका नामक विशेष दस्ता क्या थी, क्या चीज़ का था, तो पुलिस का था। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आर्थिक व्यवस्था, नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिक ने लागू किया। नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिक ने लागू किया। सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार और नए संविधान का निर्माण। इसके अनुसार रूस को रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक घोषित किया गया। बाद में रूस सोवियत संघ बन गया। लेनिक की अब विदेश नीति को जानते हैं। लेनिक की विदेश नीति क्या था? गुप्त संधियों की समाप्ति, राष्ट्रीयता का सिद्धांत, साम्राज्यवाद विरोधी नीति और कॉमिटन की स्थापना, सभी देशों की समाजवादी पार्टी का एक संघ। अब जानते हैं कि लेनिक के बाद रूस का क्या हुआ। स्टालिन ने रूस की आर्थिक प्रगति के लिए प्रयास किए, साथ ही उसने सर्वाधिक कारणवाद की स्थापना भी की। स्टालिन ने 1929 में किसान के सामूहिक कृषि फर्म कालखोज में खेती करने को बाध्य किया। स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुआ। अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि स्टालिन की मृत्यु कब हुआ, तो उनकी मृत्यु 1953 में हुआ। इसके बाद खुचेव और गोर्बाचोव की उदारीकरण नीति। गोर्बाचोव के ग्लासनोस्तो खुलापन और जो उसका खुलापन था, पेरिस्ट्रोइका पुनर्गठन की नीति का सोवियत संघ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो दिसंबर 1991 में। अब आता है एक नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति क्या था, इसके प्रमुख बातें क्या क्या थी जानते हैं। इसके पर नंबर 1 में देखिए, किसान से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह उसका
मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। नंबर 2, सिद्धांत में जमीन राज्य की थी, पर फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। नंबर 3, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। नंबर 4, उद्योगों का वर्गीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाई को काफ़ी छूट दी गई। नंबर 5, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू कर दिया गया। नंबर 6, विदेशी पूंजी भी सम्मिलित तौर पर आमंत्रित की गई। नंबर 7, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। और नंबर 8, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। हालांकि लेनिक की इस नीति की आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिक ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। तो दोस्तों, अभी आप वर्ग 10 इतिहास का एक चैप्टर जो है आपको समाजवाद एवं साम्यवाद, उसका कुछ महत्वपूर्ण बातें जान रहे थे जो वर्ग 10 इतिहास से लिया गया था। तो आशा करते हैं कि आपको इसमें बहुत से जानकारी मिला होगा और आप वीडियो रोक के ये सब चीज़ को, जो मेन पॉइंट है, ये सब चीज़ को अपने बुक में नोट कर लीजिए और आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।